पढ़ाई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से की है, अल्लामा इकबाल कॉलेज से की है। उसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया है एनआईटी सूरतगढ़ से 2016 में। और उसके बाद सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और इसी दौरान मैंने अपना मास्टर इग्नू से कंप्लीट किया है। और पिछले मैं लगभग 30 सालों से एडटेक कंपनी बायजू में कार्यरत हूँ। आप कब से कार्यरत हैं बायजूस में? 2021 अक्टूबर से सर। 2021 से। आपकी बीटेक कब कंप्लीट हुई? 2016 में। 16 जी सर। 16 में। तो पहले आपने 5 साल तैयारी किया, कहीं सफलता नहीं मिली, तो फिर से आपने, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने टेडियस, ये उबाऊपन की बेवजह, इससे आप, जबकि आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़े थे, एनआईटी सूरतगढ़ से पढ़े थे, आप एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लेकर के आप एक अच्छा वेल पैकेज्ड सेटल्ड लाइफ जी सकते थे। स्टिल व्हाई दिस स्ट्रगल? सर जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें मतलब फ्यूचर तो पता नहीं होता है किसी को। तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना लंबा टाइम लग जाएगा। और साथ ही सर जहाँ तक समय वेस्टेज की बात है सर, तो हमें तो सीखने को मतलब हर स्टेज पे कुछ न कुछ सीखने को होता है। तो जैसा कि मैंने ग्रेजुएशन तक सिर्फ साइंस ही पढ़ा था और सिविल सर्विसेज में आने के बाद मैं अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ पाया, जो मेरे करियर को मल्टी डायमेंशनल और इंटीग्रेटेड अप्रोच में डेवलप करने में मदद। अभी आप काम कर रहे हैं बायजूस में? सर काम तो सर ऑफ़िशियली कर रहा हूँ सर, लेकिन 2 महीने से तकरीबन मैं मेंस भी दे रहा था सिविल सर्विसेज़ का और इसी दौरान बायजू कंपनी अ, एनसीएलटी में इसके खिलाफ केस चल रहा है, जिसके कारण इसके फाइनेंसेस ब्लॉक हो चुके हैं और लगभग इंटरनल काम इसके ठप पड़े हुए हैं। तो अभी आपको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है? 2 महीने से नहीं मिल रही थी। 2 महीने से नहीं मिल रही। ये बताइए कि क्या वजह रही कि इतनी बड़ी एडटेक कंपनी बहुत कम समय में, यहाँ तक कि आईपीएल का स्पॉन्सर बन गई, और कुछ कम समय में ही इनका डिक्लाइन भी हो गया? आप क्या देखते हैं, क्या क्या रीजन रहा है? सबसे पहला तो सर इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेल्योर रहा। जैसे इसमें जो इनके फाउंडर थे, उन पे लिमिटेड चेक्स एंड बैलेंसेस थे, जिसके कारण अंदर से काफ़ी इसमें फाइनेंशियल समस्याएँ थी, जैसे कि 2 साल के ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं किए गए थे। सेकंड सर, ये उस समय के दौर में इसका काफ़ी हाइप क्रिएट हुआ जब कोविड था और साथ ही फंडिंग का काफ़ी मतलब लिक्विडिटी मार्केट में काफ़ी था, जिसके कारण फंडिंग बेस्ड ये कंपनी थी और जैसे ही फंडिंग बंद हुई और कोविड के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट रिवाइव हुए, अचानक से इसके ऊपर स्ट्रेन आ गया। ऐसा नहीं लग रहा कि एटेक कंपनी जब ही मार्केट में अच्छी तरह से पैठ बनाई भी नहीं थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फैला ली? ये मतलब क्लास जो आप 1 से कर सकते हैं, उसको भी होम ट्यूशन दे रही है, और ऊपर यूपीएससी को भी पढ़ा रही है। इधर आईपीएल में स्पॉन्सर कर रही है और एडवर्टाइज भी कर रही है। बड़े बड़े जो स्किल्ड पर्सन है उसको हायर कर रही है, बहुत हाई पैकेज पे रख रही है, जबकि उसका उतना अभी वो बेसिक ग्राउंड नहीं था, अपना कोई फंड नहीं था। क्या ये वजह नहीं रहा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, जिस अनुसार ये रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी, उससे काफ़ी मल्टीपल टाइम्स में ये स्पेंडिंग कर रही थी। तो ये बिल्कुल तो सर क्या ये उचित था एक साथ कई जगहों पे इन्वेस्ट करना? नहीं सर, बिल्कुल भी उचित नहीं था और इसी कारण मैंने बोला कि सर चेक्स एंड बैलेंसेस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के बीच में थोड़ी-सी ठीक है। मिसमैनेजमेंट हुई। आपने आईटी कब किया था? 2016 में? यस सर। कंप्लीट कब हुआ? 16 में कंप्लीट हुआ? 16 में कंप्लीट हो गया आपका? कुछ याद है आईटी सेक्टर से, मैं पूछूं? यस सर। ओके। ये बताइए, अभी चलिए मैं करंट अफेयर्स लगभग उसी से पूछता हूँ। क्वांटम टेक्नोलॉजी अभी बहुत, और एक है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका आप सुना ही होंगे। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, सुना है आप? क्या है ये? सर ये दोनों एक याद आ रहा है? यस सर, ये दोनों हम्म। एक तरीके हैं जिससे ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांज़ैक्शन हुए हैं उसको वेरीफ़ाई करने के, उसके ऑथेंटिसिटी को वेरीफ़ाई करने का तरीका है। क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में? सर प्रूफ ऑफ दोनों एक स्टेक ही है क्या? नहीं सर, प्रूफ हम्म। ऑफ स्टेक मॉडिफाइड वर्ज़न है प्रूफ ऑफ वर्क का। इसमें क्या है सर कि अगर जो भी इस ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करते हैं ब्लॉकचेन में,
तो उन्हें कुछ मनी सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है, और अगर कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन फेल्योर और फ्रॉड हो, तो उनका मनी डिडक्ट हो जाएगा। इसके कारण मतलब एक तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक को कह रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं ये? स्टेक के बारे में। स्टेक के बारे में, ओके। और प्रूफ ऑफ वर्क ठीक में है। अगर सर्टेन नंबर ऑफ यूज़र अगर उसे वेरीफ़ाई करते हैं, तो उसे ऑथेंटिक ट्रांज़ैक्शन माना जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में देखते हैं 2 टर्म होता है, सुपरपोज़िशन और एंटेंगलमेंट। इस क्या है ये? सर सुपर इम्पोजिशन जो अभी नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर है, उसमें कोई भी एक स्टेज या तो 0 या 1 हो सकता है। तो सुपर इम्पोजिशन में सर कोई भी स्टेज हो सकता है, इवन 0 और 1 के बीच का भी हो सकता है। और हुँ, एंटेंगलमेंट सर वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत अभी क्या होता है कि अगर ए और बी 2 पैरेलल प्रोग्रामिंग चल रहा है और ए का इनपुट अगर बी में जाना, तो तब तक वेट करते होता है ए को एग्ज़ीक्यूट होने का। लेकिन एंटेंगलमेंट में क्या है सर, दोनों इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके कारण जो पैरेलल प्रोग्रामिंग और वर्क है वो काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगा इसके कारण। एग्ज़ाम्पल देके समझाइए हम, एग्ज़ाम्पल दीजिए एंटेंगलमेंट का। एंटेंगलमेंट सर कह सकते हैं कि जैसे अगर सॉरी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल तो सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग, क्या अभी बेसिक डिफरेंस क्या है? सॉरी सर मैंने 4D प्रिंटिंग सुनी नहीं। नहीं सुना है? नहीं, अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी? यस सर। हाँ, बताइए। सर ऑगमेंटेड रियलिटी में सर हम स्क्रीन के स्पेसिफिक फीचर को यूज़ करते हुए उसे रियल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे स्क्रीन टच या उसमें ज़ूम फीचर। तो ये सारे ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्ज़ाम्पल हैं। और जबकि वर्चुअल रियलिटी में सर 4 डायमेंशन 3 डायमेंशन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक एक गेम आता था सर जिसमें मैं अभी उसका एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, या फिर जैसे पबजी है, तो ये सारे हुँ, ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्ज़ाम्पल हैं। आपका ऑप्शनल क्या है? ये PSIR। अच्छा, ये बताइए शार्क और बीमस्टेक दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? अभी प्रासंगिकता जो है शार्क की पहले की अपेक्षा कम गई है और बीमस्टेक का पहले की अपेक्षा बढ़ा है। क्यों, क्या वजह रहा है इसका? सर पहले से भी सार्क के इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क था सर। ऐसा कहा जाता है कि सार्क पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं, जब बल्कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ बनाया गया था, ताकि जो इंडिया के नेबरिंग स्मॉल स्मॉल कंट्री है वो कलेक्टिवली आके इंडिया के हेजिमोनिक नेचर को रोक सके। और जैसा कि अभी हमने हुँ, देखा पिछले हफ्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर सार्क रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही जो बायलैटरल इशू रहा इंडिया पाकिस्तान के कारण, उसके कारण ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया। जबकि सर बिम्स्टेक में रिलेटिवली सार्क से ज़्यादा कोहेरेंस है, और हमें जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है एक्टिस्ट की, उसमें भी सार्क मदद कर सॉरी सर बिम्स्टेक मदद करता है। ठीक, ओके। रुपेश सर? यस। रोशन, कैसा फील कर रहे हैं? तो सर मतलब बिना तैयारी के आया हूँ, तो थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, अच्छा, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं। काफी अच्छा है आपका आंसर, मुझे सुन के काफी अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है, तो बताइए यूपीएससी मेंस आपका कैसा रहा? यूपीएससी में सर एक्सपेक्टेड लाइन पे रहा। इससे पहले भी मैंने आपने 5 बार दिया है? ये सर मैंने 3 इंटरव्यू भी दिया है सिविल सर्विसेज में। क्या क्या वहां से सीखने को मिला, क्या गलतियां रही? सर मेंस में सर मेरा एथिक्स और एसए में कभी-कभी मार्क्स कम हो जाया करता था, और इंटरव्यू में सर मैं मिड इनकम ट्रैप में फँसा हुआ हूँ, 160 टू 170 मार्क्स रहता है, और मेरा अराउंड 30 25 टू 30 मार्क्स से छूट जाता है फाइनल सिलेक्शन। ओके, तो इस बार आपका क्या उम्मीद है, मेंस कैसा रहा है? जीएस 4 में सर एथिक्स में कम रहता है थोड़ा मार्क्स, तो शायद इस बार अच्छा रहा है पहले से काफ़ी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका सिलेक्शन मान लीजिए यहाँ हो जाता है बीपीएससी में, फिर यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर तो आप छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से? सर डिपेंड्स करता है सर सर्विस कौन-सी मिलती है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं बिहार में ही कार्यरत रहूँ। तो अगर
बिहार बीपीएससी में अगर अच्छी सर्विस मिलती है, खासकर पब्लिक इंटरेक्शन वाली अगर सर्विस है, तो मैं सर बीपीएससी को प्रायोरिटी दूंगा। अच्छा, और अगर पब्लिक इंटरेक्शन वाली जॉब हम लोग आपको ऑफर ना करें या उतने मार्क्स ना दें ताकि आपको पब्लिक इंटरेक्शन वाली जॉब ना मिले, तो क्या आप बीपीएससी को ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर यूपीएससी अगर हो जाता है तो वहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे? डिपेंड करता है सर कौन सी सर्विस मिलती है यूपीएससी में। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने बायजू में काम किया है, यस सर। एनसीएलटी का आपने जिक्र किया, यस सर। क्या है ये एनसीएलटी? सर एनसीएलटी सर ट्राइब्यूनल एक व्यवस्था है ताकि नॉर्मल कोर्ट्स की जगह ट्राइब्यूनल कोर्ट में स्पेशल केसेस फास्टर पेस पे रिजॉल्व किया जा सके। तो उसी क्रम में कंपनियों से रिलेटेड जो भी केसेस है वो एनसीएलटी में फर्स्ट अपील में एनसीएलटी में जाती है। ये एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनियां आईपीओ लॉन्च नहीं किए, बिगिनिंग स्टेज में है, उनके लिए एक तरह से एंजल की काम करती है, मतलब उनके पोटेंशियल को देखते हुए एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है। और वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल सर प्रोफेशनल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है जो काफ़ी स्ट्रेटजिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एंजल इन्वेस्टर ज़्यादातर इंडिविजुअल होते हैं और ये इमोशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है कि अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते ही रखते हैं। यस सर, क्योंकि उन्हें रिटर्न करना होता है और उसमें बैक एंड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो रिटर्न के हिसाब से किए जाते हैं। आप मुझे बायजूज के डूबने के 3 कारण बताइए पॉइंट वाइज। पहला सर इंटरनल गवर्नेंस फेल्यूर मींस नॉन ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग। सेकंड सर एक्स्ट्रा खर्च। और थर्ड स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन मार्केट। अच्छा। और इसी में सर एक ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन मार्केट में कि पिछले 3 साल में काफ़ी कंपटीशन बढ़ा है एडटेक में। जैसे जब बायजू का डाउनफॉल हो रहा था उसी समय पीडब्ल्यू और खान सर का राइज हो रहा था और ये काफ़ी इकोनॉमिकल थे कंपेयर टू बायजू। और सर इसमें ये जैसे खान और पीडब्ल्यू में ये खुद ही ब्रांड एम्बेसडर है जो इनके फाउंडर हैं, तो इनका एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू बायजू जो शाहरुख खान और फीफा और बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट जैसे चैनलों के ओके थ्रू ओके, एडवर्टाइजमेंट किया योगा करता आपका हॉबी है? है। यस सर। कब कब योगा करते हैं आप? सर जनरली मैं प्रेफर करता हूँ शाम में करना, सवेरे क्योंकि क्यों नहीं? शरीर सर खुला होता है तो इंजरी का चांसेस कम होता है। सवेरे क्यों नहीं? सवेरे भी करता हूँ सर, लेकिन ज़्यादातर मैं शाम में करता हूँ। क्या? सवेरे सर सब सुबह करने में शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, शरीर खुला कम होता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हालाँकि योगा में बताया जाता है सुबह करना चाहिए। या सवेरे जग ही नहीं पाते हैं? नहीं सर ऐसी बात नहीं, सवेरे मैं जग जाता हूँ। अच्छा, आप सवेरे जगते हैं? यस। सर, बहुत अच्छी हैबिट है आपकी। ओवर टू विभा मैम। मैम है क्या? आप मुझे रोशन जी, आप मुझे डेंसिटी के बारे में बता सकते हैं? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हम्म, घनत्व। सर डेंसिटी फिजिक्स में सर मास बाय वॉल्यूम के रेशियो को बोला जाता है और ये इन नॉर्मल सेंस हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी ठोस है। ओके। जो सॉलिड मटेरियल है उसके लिए हम लोग रेफरेंस डेंसिटी में किसका लेते हैं? सॉरी सर आवाज़ आपकी नहीं आ रही। जो सॉलिड मटेरियल है कोई, यस सर। उसके डेंसिटी का तुलना करने के लिए हम लोग किसका रेफरेंस लेते हैं? सॉरी सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। ओके। अच्छा, अगर हम किसी मटेरियल को कट करते हैं तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं सर नहीं चेंज होगी, क्योंकि डेंसिटी उस मटेरियल की होती है रेदर देन एरिया की। ओके। आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा है? यस सर। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और जिसमें बाहर की तरफ काफ़ी कम अ, जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र हो पाता है, जिसके कारण
फास्ट पेस पर और लगभग 100% सिग्नल ट्रांसमिट हो पाता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का सर जो हम नेट कॉल करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो टावर में जाता है, और टावर टू टावर जो कनेक्शन होता है जिसे बैकहॉल कनेक्शन बोलते हैं, उसमें सर ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। साथ ही इंटरनेशनली कंट्रीज दूसरे कंट्री के साथ सी लेन के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होती है। ओके रोशन जी, बहुत अच्छा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। किया था तो मार्क्स तो कम थे उस समय। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बीपीएससी इससे पहले आपने बैठा, यस अब सर। तो कंटिन्यू एग्जाम हो रहा है, मान ली कब बैठा था, कब बैठे थे आप? 65 में दिया था सर, उसके बाद ऑप्शनल में मार्क्स कम आए थे, उसके बाद फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ सर कभी। प्रीलिम्स नहीं हुआ, 66 भी नहीं हुआ, 67 भी नहीं हुआ, 68 भी नहीं हुआ? आप 5 बार मेंस लिख चुके हैं। मतलब चलिए, सरप्राइजिंग। शायद मुझे लग रहा है कि आपने कहीं बीपीएससी डेडिकेटेड तैयारी नहीं किया, मतलब जो प्रीलिम्स का उसका जो पैटर्न है। इसका साइकिल ऐसा होता था सर कि या तो मेंस यूपीएससी मेंस के हाँ, ये रहता है। पहले होता था। इस वजह से आप इधर ज्यादा, आपका सेकेंडरी एग्जाम ये हो जाता था, इसलिए कभी इस पे ध्यान आपने दिया नहीं। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको थर्ड फील्ड का नॉलेज है, योगा के बारे में पूछा गया आपसे, टेक्निकल पूछा गया, बाकी आपका जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो भी मैंने टच करने का प्रयास किया। तो आपकी तैयारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, आप बोल ले रहे हैं, चेहरे पे उतनी गंभीरता नहीं है, स्माइल भी बीच बीच में हो रहा है। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सबसे बड़ी बात है कि जो आपका स्ट्रगल जो फेज है, तो उसमें वो संलीनता दिख रही है, जो आपके पर्सनालिटी में वो दिख रहा है मुझे, डाउन टू अर्थ। तो चीज़ें अच्छी बात है कि आप बहुत सौम्य हैं, पोलाइट हैं, तो ये मुझे लगता है कि आपका बेहतर है ओवरऑल। बस इसी को बरकरार रखना है, और जो कॉन्फिडेंस है, अभी आपने जवाब दिया है, इसी तरीके से आप इंटरव्यू बोर्ड में भी जवाब दीजिएगा। आपका इस बार सिलेक्शन तय है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिल्कुल रोशन, सर की बातों के साथ एग्री करते हुए, सबसे जो अच्छा तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे एक चीज लग रहा है कि एक तो बहुत ईमानदार आंसर है। मैंने फंसाने का भी प्रयास किया कि यूपीएससी में रहोगे, बीपीएससी में जाओगे। आपने बहुत ईमानदारी से टैकल किया कि सर जॉब कैसे मिलती है, और आपने ये भी बताया कि हाँ सर यूपीएससी में मेरे से कहाँ कहाँ कमियां रही है। काफी ईमानदार लग रहे हैं आप, जो भी आप आंसर दे रहे हैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ लग रहा है कि हाँ स्ट्रगल फेज से आप गुजर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है बात करके कि बीच बीच में स्माइल करते हैं, चीजों को सही से रखते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सॉरी बोलने में कहीं हिचकिचाते नहीं आप। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे, हम लोगों को बात करके पर्सनली भी काफी अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा। इतना विश्वास है, इतने इंटरव्यू लेने के बाद तो भरोसा लग ही रहा है। आप बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑल द बेस्ट आपको, शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हम लोगों की तरफ से तो, और उम्मीद है आपका हो बिल्कुल, जाएगा। अनुभव का झलक दिख रहा है मुझे, बस यही कॉन्फिडेंस के साथ आप रहिएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके, बहुत अच्छा। बिल्कुल। अश्विनी सर। जैसा कि कार्तिकेयन सर और रुपेश सर ने बताया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और कंफर्म है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको रोशन जी? अभी तो सर आज ही सर तैयारी स्टार्ट किया हूँ, तो अभी डेली आऊंगा। चलिए, कब है आपका इंटरव्यू, कब है आपका? 25 को है सर। 25 को है। चलिए, आपके पास पर्याप्त समय है, 20 दिन बहुत समय है आपके लिए। ठीक है, बस इसको अब जैसे आपका लास्ट स्टेज है, तो सेकेंडरी फेज में नहीं रखेंगे, इसको सेकेंडरी मोड में नहीं रखना है। बाकी आपका जब इंटरव्यू का कॉलिंग आएगा यूपीएससी का, तो उस समय आपके पास अभी समय है, तो इसको 20 दिन में अपना सिक्योर कर ही लेना है। दोनों से तो तो साथ सिक्योर में। है। हाँ, मुझे इस पर उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आपका डेफिनेटली रहेगा। बस ये है कि अच्छा रैंक आ जाए। बिल्कुल, काफी ओके डिजर्विंग है रुपेश रोशन सर। आप। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।